राम राम सा। मैं सुमन लता यादव V2 डिजिटल लर्निंग क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमने अपनी लास्ट क्लास में तत्सम तद्भव पढ़ने शुरू किए थे। केवल हम लोगों ने उस क्लास में तत्सम तद्भव की परिभाषा पढ़ी थी। मैंने आपको ये बताया था तद्भव जो शब्द बने यानी हिंदी के जो शब्द आए उसमें हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है। मैंने आपको बताया था पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, ऐसे हमारी बात हुई। मैंने आपको वहाँ पर यह भी बताया था कि तत्सम शब्दों के कुछ क्या है, पहचान है, आखिर वो क्या है। तो उस पर मैंने आपसे कहा था नेक्स्ट क्लास में हम उस पर बात करेंगे। तो आज हमें उस पर बात करनी है, पर उससे पहले हमें जो बात करनी है इसकी परिभाषा वगैरह पर, वो हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत। तो शुरुआत कर लेती हूँ मैं आपके इसके अंतर्गत। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि तत्सम शब्द किसके मेल से बना है, तत् धन सम के योग से। तत् का अर्थ बता दिया था, तत् का अर्थ क्या बताया था, उसके, और सम का अर्थ क्या बता दिया था, समान, जो आपको क्लियर होगा। इससे आगे की बात करूं, कहते किसे हैं, तो जिन शब्दों को हिंदी भाषा ने ज्यों का त्यों संस्कृत भाषा से ग्रहण किया है उन्हें हमने क्या नाम दिया, तत्सम। तो परिभाषा भी लिख देती हूं। जिन शब्दों को हिंदी भाषा ने ज्यों का त्यों ज्यों का त्यों संस्कृत भाषा से ग्रहण किया है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जी, ये तत्सम शब्द की क्या हो चुकी है, हमारी परिभाषा हो चुकी है इसके अंतर्गत। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ से आगे की, तो वो बात सुन लीजिए आप इसके अंतर्गत। मैंने बात की थी कि पहचान है, पहचान पर चलने से पूर्व हमें कुछ बात करनी है। मैं कह सकती हूँ कि हम तत्सम शब्दों को मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भाग कौन से, देखिए, लगभग 10 से 15% जो बहुत ही सरल होते हैं, आपने यदि कहीं नहीं भी पढ़े हैं और फिर भी आपसे पूछा जाए तो भी आप उनके क्या बता सकते हैं, तद्भव रूप बता सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं 10 से 15% बहुत ही टफ, टिपिकल, जब तक नहीं पढ़ते पता ही नहीं चलता एक्चुअली तत्सम और तद्भव में वहां दूर दूर तक कहीं समानता सी नजर नहीं आती है, तो वो बहुत ही टफ। और जो बीच के बचते हैं लगभग 70% शब्द, 70 से 75%, उनमें कुछ वर्णों की प्रधानता होती है। वो वर्ण जहां होते हैं वहां देखते ही हमें पता चल जाता है कि वो शब्द क्या है, तत्सम। आखिर वो कौन सी पहचान है, कौन सी चीज है, अभी कुछ समय बाद ही आपको पता चल जाएगी। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो एक चीज और समझिए, जब बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आप लोग कर रहे होते हैं, क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, बच्चे ने पढ़ा, कोई एक आंसर आया, जैसे ही आंसर आता है तुरंत पूछते हैं हम लोग उससे फोन करके, मैम इसका तद्भव क्या होगा। तो मैं एक ही बात कहती हूँ, 4 ऑप्शंस बताइए, उन्होंने क्या दिए हैं। तो जब मैं ये पूछती हूँ तो बच्चे का एक ही आंसर आता है, ऑप्शन तो नहीं है।
हालांकि दिमाग में हमारे बात होती है, लेकिन हो सकता है कुछ ना कुछ वहाँ पर दिया हुआ हो, उसके अकॉर्डिंग हम सोचें, उसके अंदर से पूछना ज़रूरी होता है उससे। तो जैसे वो ये चीज़ कहता है तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि ऑप्शन कैसे नहीं, आप ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन तो ऑप्शंस तो होंगे ही। तो हमें सुनने को मिलता है नहीं, एक्चुअली इसने पूछा था तत्सम शब्द कौन सा है, उसमें ये आंसर आया। तो मेरे दिमाग में आया आखिर इसका तद्भव रूप क्या होगा। तो मैंने सोचा चलो मुझे मिला नहीं तो मैम से पूछ लेते हैं क्लियर करके। तो एक बात गांठ बांध लेना, हर तत्सम का तद्भव नहीं बना है। यानी ऐसा नहीं है कि जितने भी तत्सम है उन सबके हमने तद्भव बना लिए। कुछ शब्द तत्सम ही रूप में हिंदी में यूज हो रहे हैं और कुछ हमने तत्सम से क्या बनाए हैं, तद्भव। तो अब आपके सामने मुझे जो स्पष्ट करनी है वो कितनी चीजें करनी है, 4। पहला, कुछ सरल शब्द। सेकंड, कुछ टिपिकल शब्द, कठिन शब्द। तीसरा, कुछ पहचान उसके अंतर्गत। और चौथी चीज, कुछ वो शब्द जो हिंदी में तत्सम में ही प्रयुक्त हैं और उनका कोई क्या नहीं बनाया, हमने तद्भव रूप नहीं बनाया। इन चारों पर मुझे आपसे बात करनी है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम यहाँ से। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सरल की ओर आ जाती हूँ। जैसे आप सबको पता है शब्द एक आपने सबने सुना है अग्नि, से तत्सम शब्द है। तत्सम से क्या बनेगा, तद्भव। कई बच्चे तद्भव पहले लिख लेते हैं, तत्सम बाद में। पहले तत्सम आया है उसके बाद तद्भव, तो तत्सम पहले लिखना है फिर ही तद्भव लिखना है। तो अग्नि का तद्भव, जी मुझे पता है आप सबको पता है, ये सरल वाली चीज है, बिना पढ़े ही क्लियर कर रखा है आप लोगों ने। अग्नि से क्या बन गया, आग। शब्द आ गया ग्राम, ग्राम का तद्भव गांव बना लेते हैं। ऐसे जैसे शब्द आ जाता है दुग्ध, दुग्ध का क्या बना देते हो, दूध। तो ये कुछ ऐसे हैं जिन्हें आपने नहीं भी पढ़ा होगा ना तो भी आप बताने में क्या है, सफल हैं। देखते पता चल जाता है आपको, अग्नि से आग, ग्राम से गांव, दुग्ध से दूध। लेकिन समस्या एक ही, ऐसे सारे शब्द नहीं है। अगर ऐसे सारे शब्द हो ना तो हमारी टेंशन फ्री हो जाए हम लोग। अगर कहीं ये तो गिने चुने हैं आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें तो हर स्तर के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या रखना होगा, तैयार। कंपटीशन में हो सकता है सरल भी आ जाए क्वेश्चन, हो सकता है टफ भी आ जाए, ये हमें भी नहीं पता कि एग्जामिनर हमारे लिए कैसे प्रश्न वहां देगा। तो इसलिए हमें पढ़ने तो वो सारे रूप हैं। तो ये तो कुछ सरल पर बात हुई, ऐसे आपको और भी बहुत मिल जाएंगे। अब बात करें कुछ टफ, कठिन शब्द जिनके तत्सम रूप का तद्भव रूप से कोई लिंक नहीं। मैं आपको वो शब्द बोर्ड पर लिख रही हूं जो काफी बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, रिपीट टू रिपीट होते हैं। इसलिए वो उदाहरण आपको यहाँ जो मिलेंगे वो आए हुए ही यहाँ पर है। बाकी आप यूँ जब प्रैक्टिस करेंगे तो बुक्स वगैरह में इनमें आपको खूब वहाँ पर उदाहरण मिल ही जाते हैं। तो मैं आगे की बात करूँ यहाँ से, एक ही साल में 3 बार आया था विभिन्न एग्जाम्स में ये शब्द। पूछा ये था कि गोधूम का तद्भव बताओ। अच्छा, उसने ऑप्शन दिए। क्लास में मैं भी बच्चों को ऑप्शन देती हूँ कि मैं ऑप्शन दे रही हूँ, आप उसमें हाथ में आपसे खड़ा करवाऊंगी। गोधूम के तद्भव के लिए शब्द मैंने आपके लिए लिख दिया, उसमें मैं उन्हें ऑप्शन दे देती हूँ। क्या ऑप्शन, शाम का समय, गाय की धूल, गोबर, ऐसे मैं उन्हें ऑप्शंस देती हूँ। कई बच्चे कहते हैं गोबर, कोई कहता है शाम का समय। मैं हमेशा कहती हूँ जिन बच्चों के अलग आंसर हैं वो हाथ खड़ा कर दीजिएगा। लगभग 5-7 के इतनी बड़ी क्लास में हाथ भी खड़े होते हैं। जिनका आंसर होता है गेहूं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जिसने इसे पढ़ रखा है वो तो बता देगा, अदरवाइज ये ऑप्शन में आया भी और आपने इसे नहीं पढ़ा हुआ तो दूर दूर तक आप गोधूम का तद्भव गेहूं नहीं कर पाएंगे। आप जो बोल रहे हैं शब्द गोबर, ये जो गोबर शब्द है इसका तो
जो तत्सम रूप है वो होता है गोमय। गोमय का तद्भव क्या होता है? गोबर। आप देखेंगे यहां भी कोई लिंक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या गोधूम का सबसे ज्यादा जो आंसर आप बताते हैं वो आप बताते हैं शाम का समय। रीजन, हम लोग बहुत जल्दी पढ़ी हुई चीज में मिक्स हो जाते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया हुआ है तो। आपने एक पढ़ा है गोधूली वेला, वो जो गोधूली वेला है वो है शाम का समय। वो गोधूली है और ये गोधूली नहीं है, ये क्या है? गोधूम है। समझ में आई बात आपको? आगे मैं आपके लिए शब्द लिख रही हूं, आ चुके हैं शब्द इसके अंतर्गत से। जी, मैं पूछती हूँ बच्चों से कि आप हाथ खड़ा करके अपना आंसर बताएंगे कि आखिर स्व शुरू का तद्भव क्या होगा। यकीन मानिए जो जो आंसर सुनने होते हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस में आ जाते हैं। एक जो सबसे ज्यादा इसका आंसर आता है वो आता है ससुर। तो ससुर बताते हैं, आप भी सोच रहे होंगे। इसके बाद जो आंसर एक बताते हैं वो बता देते हैं इसके अंदर आंसू। एक आंसू भी ऑप्शन आता है। अच्छा, 4 ऑप्शंस में ये आपको मिलेंगे। एक जो सबसे ज्यादा मुझे मिलता है वो मिलता है मूछ, एक मूछ का आ जाता है। और एक और भी आंसर आता है। आंसर तो बहुत आ जाते हैं कई क्लासेस के अंतर्गत, तो ये 3 तो लगभग हर जगह आपको मिले ही मिलेंगे क्लास के अंदर। तो जो आप में से भी हो सकता है कई बच्चे आप सोच रहे होंगे एक सांस। अच्छा, इसमें भी गड़बड़ है। कई बच्चे क्या बोलते हैं? सांस। अब सांस तो श्वसन हो गया, वो श्वसन से श्वास वाला जो सांस है, आम भाषा में बोलते हैं सांस, और जो श्वास या श्वसन है वो तत्सम रूप हो जाता है उसके अंतर्गत। तो श्वसन से श्वास रूप उसके अंतर्गत आता है। तो कई बच्चे बोलते हैं सांस, तो सांस नहीं, वो तो श्वसन वाला हो गया, श्वसन वाला रूप है वो। तो ये सांस, तो सांस और सांस दो अलग अलग चीज हैं। तो कई बार बच्चों के उच्चारण की वजह से वो चीज गलत हो जाती है, तो वो भी आप लोग क्या रखें, ध्यान रखें उसके अंतर्गत। तो अब मैं आपको बताना शुरू करती हूँ इसके अंतर्गत क्या है। सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा आंसर आता है वो ये आता है, ससुर। मैं आपको बता दूं, ये जो ससुर शब्द है ये किसका तद्भव है? स्वसुर। स्वसुर का इसके अंतर्गत आएगा। सुर तो दोनों के अंदर ही है अगर हम देखें तो स्वसुर का क्या होता है? ससुर। और जो आप आंसू की बात करते हैं, वो जो आंसू शब्द है वो होता है अश्रु। अश्रु का तद्भव क्या होता है? आंसू, वो वहां पर आता है। बात करें मूछ की, सेकंड ग्रेड में आ चुका है। शब्द होता है शमश्रु, शमश्रु का होता है मूछ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, ये दोनों बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं। अगर देखें तो एक ही वर्ण का अंतर हमें यहां नजर आ रहा है, पता ही नहीं होता है कि कब कौन सी चीज क्या हो गई गलत। वैसे स्वश्रु सास के लिए आता है, सास ससुर वाला सास, तो ये सास के लिए है। ये शमश्रु एक ही वर्ण का अंतर। मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ समझ करके पढ़ो, गलती नहीं होंगी। आप देखिए मूछ में पहला वर्ण कौन सा है? मैं। और जहां मूछ होगा उसके तत्सम रूप में भी मैं मिलेगा। ये देखिए स्वश्रु में कहीं आपको मैं नजर आ रहा हो, दिख रहा है क्या? मैं कहीं नहीं है। लेकिन शमश्रु में आपको क्या नजर आ चुका है? मैं। तो मूछ के तत्सम रूप के अंतर्गत भी आपको कौन सा वर्ण मिलेगा? मैं। और अगर आपने ये चीज ध्यान में रख ली तो ये दोनों के बीच जो गड़बड़ हो रही है वो कभी भी नहीं होगी। श्वसन से वहां पर मैंने बता दिया, श्वसन आपका तत्सम शब्द होता है। इसके बाद की बात करूं मैं यहाँ, जैसे एक और शब्द खूब आया हुआ
ये पिपीलिका, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। अच्छा, इसको पूछने से पहले मैं शब्द शुद्धि और क्लियर कर लेती हूँ। शब्द शुद्धि में हमेशा साथ लेकर चलती हूँ, क्योंकि दुनिया भर के शब्द हैं जो गलत होते हैं, तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे चीज़ें आती जाती है मैं वहीं वहीं पर वो चीज़ उनसे क्या करती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ। तो पिपीलिका शब्द शुद्ध है या नहीं, सबसे पहले तो ये। और मैं आपको बता दूँ एक शब्द और शब्द शुद्धि में बहुत आता है, कौन सा, इधर लिख रही हूँ। मैं आपको बता दूं वो इसी को ही 4 रूपों में लिख देता है, कई बार तो जिजीविषा को ही। एक में जैसे ये छोटी एक बड़ी, एक में दोनों ही बड़ी दे देता है। एक और ऑप्शन क्या कर देता है, दोनों ही छोटी के। एक में पहली बड़ी दूसरी छोटी, ऐसे दे देता है। उसमें भी शब्द शुद्धि में वहां बड़ी प्रॉब्लम होती है जहां एक ही ऑप्शन में 3-3 4-4 शब्द रख देता है और फिर वो पूछता है कौन से के रूप में वो सही है, वहां जाकर ये चीजें बड़ी गड़बड़ हो जाती हैं। जब हम, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, दैनिक जीवन में जब हम पढ़ते हैं तो हम इतना ध्यान ही नहीं देते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, वहीं हम अटके हुए रह जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने लिखने को तो यहाँ पर अब 4 ऑप्शन ही आप लोगों के लिए लिख दिए हैं जिजीविषा के, तो आंसर तो कोई एक ही होगा। तो यही रूप क्या है, शुद्ध, बाकी ये रूप क्या है, इसके गलत हैं। तो पहली मात्रा छोटी और दूसरी मात्रा क्या रहेगी, इसके अंतर्गत बड़ी रहेगी। तो आप ये ध्यान रखना, पिपीलिका भी ऐसे ही लिखा जाता है, पहली मात्रा छोटी है दूसरी बड़ी है। तो आप शब्द शुद्धि में इनका विशेष ध्यान रखें, जिजीविषा, पिपीलिका, ये चीजें। तो आपको शब्द शुद्धि यहाँ क्लियर हो गई होगी पिपीलिका के अंतर्गत। इसके बाद की बात करूं, पिपीलिका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव है चींटी। नहीं समझ में आया तो आम भाषा में जिसे आप बोलते हैं ना कीड़ी, उस कीड़ी को ही तद्भव में क्या बोलते हैं, चींटी। पिपीलिका बोलते हैं संस्कृत में और चींटी किसके अंतर्गत बोलते हैं, उसे तद्भव में। अब कहाँ पिपीलिका और कहाँ चींटी, दोनों के अंदर दूर दूर तक कोई समानता नहीं है। यानी अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये तभी क्लियर हो सकते हैं शब्द आपके जब आप उनको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जब तक आप उन्हें नहीं पढ़ेंगे वो चीज़ क्या नहीं हो सकती है, सही नहीं हो सकती है। तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ उदाहरणों से 2 चीजें स्पष्ट कर दी। पहला कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप बिना पढ़े ही क्या कर सकते हैं, क्लियर, और कुछ इतने टफ हैं जब तक रीडिंग नहीं लगाई उसके तत्सम का तद्भव रूप से हम क्या नहीं कर पाते हैं, लिंक नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे। अब हम 3rd और 4th 2 चीजों पर और पहुंचेंगे। एक, तत्सम शब्दों की पहचान, हमें वो बात करनी है। और दूसरी चीज, कुछ ऐसे शब्द जो तत्सम में यूज हैं उनका कोई क्या नहीं है, तद्भव। अब मुझे वो चीज आपको समझानी है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे की बात करूंगी, इसे मैं साफ करूंगी। उसके अंदर ले चुके होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इनमें जो पहले वाला रूप है ये आपका तत्सम रूप है और सेकंड वाला रूप क्या है, तद्भव। यानी मैं आपको यहाँ दोनों के ही उदाहरण बता रही हूँ, तत्सम के भी और किसके भी, तद्भव के भी। तो पहले तत्सम लिखा है, उसके बाद मैंने क्या लिखा है, तद्भव। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। जी चलिए आगे की बात करते हैं। पहचान की अब हमें बात करनी है। आखिर तत्सम शब्दों की पहचान क्या है। देखिए वैसे तो पहचान बहुत है, लेकिन मैं वो पहचान आपको बता रही हूँ जो 99% आपका कॉन्सेप्ट क्या कर देगी, क्लियर। जब मैं शुरू में बच्चों को पढ़ाती थी ये चीज़, तो मेरे सामने एक ही समस्या आती थी, बच्चे एक ही चीज़ कहते थे, मैम याद कैसे करें। उस दौरान जब खूब अध्ययन किया तो उसमें कुछ पहचान निकल करके आई। उसके बाद से मैंने बच्चों को ये पहचान बतानी शुरू की, और जिसकी बदौलत लगभग, जैसे मैंने आपसे कहा कि
हर एग्जाम में तत्सम तद्भव हमारा क्या हो जाता है, सही, उसी पहचान से, गलत होने के चांस ही नहीं आए हैं, या ये कहिए कि वहीं से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हमारी वो चीज क्या हो गई, क्लियर। यूं कहूं तो 80% तत्सम तद्भव में बहुत अंतर मिल जाएगा, लेकिन 80% की बात हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि 20% में फिर वो तद्भव में भी आ जाता है, तो बहुत चीज है। 99% का मतलब कोई अपवाद में ही वो चीज वहां रहेगी, बाकी सारी चीजें हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। तो मैं जो 99% रूप पहचान का है वो मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपका बहुत कुछ हिस्सा क्लियर हो जाएगा। मैं तो बात करती हूँ 70% क्लियर हो जाएंगे, चलो 70 ना से 50% तो होंगे, पर ना मामा से काना मामा चोखा होता है, यानी कुछ भी नहीं आता उससे तो बेटर है ना, कुछ कॉन्सेप्ट तो बिना रटे ही हमारा क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। और आप में से तो बहुत से बच्चे हैं जो लगभग संस्कृत भाषा रखेंगे, तो आपके लिए तो तत्सम क्लियर करना और भी आसान हो जाएगा। कैसे, वो हम बात करेंगे। चलिए, पहचान पर बात कर रही हूं। सबसे पहली चीज, री ऋषि। ये री ऋषि जहां भी होता है, ये मान के चलिए 100% ही, मैं 99% भी यहां पर बात नहीं कर रही हूं, री जहां होगा 100% ही वो शब्द तत्सम ही होगा। ये 100% श्योरिटी है। जहां भी री आया शब्द क्या होगा, तत्सम। उदाहरण की मैं बात कर लेती हूं आपके, आया हुआ है, मुझे ये पता है इसका तद्भव आपको आता है, पर सबसे बड़ी बात, हमारे बहुत से विद्यार्थी हैं जो ये मैंने नीचे लिखा है इसे रे मानते हैं, तो मैं बता दूं ये रे नहीं है, ये क्या है, री ऋषि की मात्रा। जब व्यंजन में री ऋषि जुड़ता है तो वो इस रूप के अंतर्गत लिखा जाता है, तो ये री ऋषि की क्या है, यहाँ पर मात्रा है, तो ये घृत इसका उच्चारण है, और ये घृत तत्सम है। समझ जाना, जहां री ऋषि आ गया, चाहे वो इस रूप में आए चाहे वो इस रूप के अंतर्गत आए, शब्द क्या है, वो तत्सम है। और घृत का तद्भव आया हुआ है, मैंने कहा मैं वो उदाहरण लिखूंगी जो आ चुके हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बुक्स वगैरह में आपको खूब मिल जाएंगे। तो घृत का तद्भव क्या हो गया, घी। जैसे ये देखिए, आप में से कई बच्चे तो इसे ग्रह बोलते हैं। सब पहली चीज, ये ग्रह नहीं है, ग्रह बोलोगे तो वो ये वाला हो गया है, ये री ऋषि है। मैं फिर आपको कह रही हूं ये रे नहीं है, ये री ऋषि है, इसका उच्चारण होना चाहिए गृही, और आप बोलते क्या है, ग्रह, तो वो चीज गलत हो गई, ग्रह ये बन जाता है, ये ग के अंदर री है, गृही, और इसका तद्भव आप सबको पता है उच्चारण में ही गड़बड़ होती है, क्या होता है, घर, इसका तद्भव घर। दूसरी बात, मैं जब विलोम पढ़ाती हूं तो वहां विलोम में मैं एक नियम बताती हूं कि तत्सम के विलोम सदैव तत्सम में होते हैं, तद्भव के विलोम तद्भव में। और मैं कहती हूं कि आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत उदाहरण मिलेंगे विलोम के अंतर्गत, जहां देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये तत्सम है। और कई बच्चे जब वो टॉपिक जब तक पढ़ते हैं तब तक ये टॉपिक आता नहीं है, तो कई बच्चे क्या कहते हैं, कैसे पता चलेगा ये तत्सम है। तो मैं वहां पर उन्हें एक ही बात कहती हूँ जब विलोम टॉपिक पढ़ा रही होती हूँ कि बेटा जब आप तत्सम तद्भव में जाओगे तो ये चीज मैं वापस से रिपीट कर दूंगी आपके लिए, जहां पढ़ने के बाद आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा, अच्छा कैसे ये शब्द तत्सम है। तो मैं वैसी एक बात कर लेती हूँ, एक एसआई में आया हुआ विलोम का उदाहरण है सृष्टि, जो उसके बाद भी बहुत बार आ चुका है। अगर हम लोग बात करें, यहां मैं लिख रही हूं शब्द, आपको नजर आ चुका होगा सृष्टि शब्द, और आपको नजर भी आ रहा होगा से के अंदर री ऋषि है, ये सृष्टि शब्द तत्सम है। मैंने कहा था हर तत्सम का तद्भव नहीं बनता, इसका हमने कोई भी तद्भव नहीं बनाया है, सृष्टि के रूप में ही हम यूज में ले रहे हैं। तो सृष्टि क्या शब्द है, तत्सम, और इसका कोई भी क्या नहीं है, तद्भव। जैसे विलोम में और बात करें, आप लोग पढ़ते हैं रित,
जिसको कई बच्चे तो बोल देते हैं रिक्त भी, ये रिक्त नहीं, मैंने बात की है रित। रित का अर्थ होता है सत्य, सत्य का विलोम असत्य जहां हो जाता है, सच का झूठ हो जाता है, और रित का विलोम अनृत। लेकिन मैं बात कर रही हूँ तत्सम की। यहाँ पर ये देखिए री आते ही पता चल जाना चाहिए शब्द क्या है, तत्सम। और अनृत इसका विलोम होता है। तो मैं आपको बता दूं, अनृत में भी अगर आप देखेंगे अन उपसर्ग है और अन के आगे रित लगा हुआ है, न के अंदर री ऋषि की क्या लगी हुई है, मात्रा। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा शब्द क्या है, ये तत्सम है। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जहां भी री ऋषि आएगा, चाहे से वो व्यंजन में मात्रा के रूप में लिखा हो, चाहे से वो अकेला लिखा हो स्वर के रूप में, शब्द वो किसका होगा, तत्सम। इवन मैं आपसे कहूँ, इस समय वर्ण विचार ज़्यादा सब्जेक्ट्स में है नहीं, बाकी वर्ण विचार में आप लोग एक चीज़ पढ़ लेते हैं, कई जगह जाके स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं कि जब हम पढ़ते हैं ना स्वर कुल कितने होते हैं, कई बच्चे कहते हैं 10, कई बच्चे कहते हैं 11, और वहाँ जो तलवार लटकती है वो री ऋषि पर ही लटकती है। तो मैं आपको बता दूं, जो स्वर है वो 11 ही है। ये जो री ऋषि है ना, ये उच्चारण में व्यंजन जैसा उच्चारण देता है। कई बच्चे ये कहते हैं इसका यूज संस्कृत में होता है, वो संस्कृत में इसीलिए क्योंकि वो तत्सम है, तद्भव में वो उच्चारण में ही यूज के अंतर्गत अगर कहें तो व्यंजन का जैसा क्या देता है, उच्चारण। इसलिए हमने उसका कोई तद्भव रूप में यूज नहीं किया। इसलिए हम 100% ये कह जाते हैं कि जहां री ऋषि होता है वो 100% शब्द क्या होता है, तत्सम। तो एक तो ये चीज आई। इसके बाद की बात करूं, आपने पढ़े होंगे संयुक्त व्यंजन। अगर हम लोग बात करें हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी, मैंने हिंदी की बात इसलिए की क्योंकि संस्कृत में आप 5 बताते हैं, वहाँ दय और होता है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ हिंदी की। तो अगर मैं बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी में संयुक्त व्यंजन कितने, 4। कौन से, क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये जहां होते हैं शब्द, अगर बात करें 99% यानी 99% शब्द क्या होता है, तत्सम। जिसमें भी क्षय की बात करें तो बहुत रिपीट है, बहुत ज्यादा इसके शब्द आ चुके हैं। आए हुए उदाहरण के अंतर्गत भी अगर हम लोग बात करें कौन से आ चुके हैं, तो उदाहरण देख लेते हैं हम इसके जो जो आए हैं। जैसे एक शब्द होता है अक्षर, अक्षर का तद्भव अक्षर। अच्छा, अगर आप ध्यान से इनको पढ़ेंगे तो कुछ जगह जाके आपको ये भी पता चल जाएगा कि कुछ वर्ण तद्भव में एक विशेष वर्ण में ही परिवर्तित होते हैं। जैसे ये है क्षत्रिय वाला जो आपका क्षय है, अगर बात करूं आपको ये चय छय में भी मिल जाएगा। एक तो इसका तद्भव रूप ऐसे मिल जाएगा आपको, एक ये किस में भी लिखा मिल जाएगा, ख के अंदर भी। ये 2 इसके सर्वाधिक परिवर्तित रूप हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके तद्भव रूप को भी याद करने में आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी। एक तो बदल रहा है च छ में, एक किस में बदल रहा है, ख में। जैसे ये हमारा शब्द है ना, अपना आया अक्षर शब्द। अगर मैं बात करूं इसके अंदर अक्षर, अगर अक्षर नहीं मिला आपको तो हो सकता है अक्षर की बजाय आपको क्या भी लिखा मिल सकता है, आखर। देशज रूप के अंतर्गत हम इसको यूज कर सकते हैं। और दोनों हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इसी को ही देनी है, अक्षर को। और ये नहीं है तो आप आखर कर सकते हैं, दोनों हैं तो अक्षर पहले नंबर पर होगा और आखर सेकंड नंबर पर आपका आएगा। ऐसे ही जैसे मैं बात करूं, ये देखिए ये शब्द है क्षेत्र, आया हुआ है। अगर बात करें इसमें क्षेत्र के अंतर्गत तो छ ख में बदलता है, त्रय तय में बदलता है। तो इसके साथ ही त्रय का उदाहरण भी आपके पास आ रहा है कि त्रय किस में बदला है, तय के अंतर्गत ये बदल रहा है। ज्यादातर त्रय जो है वो तय में बदलता है तद्भव के अंदर। तो क्षेत्र से क्या बन जाता है,
खेत। ऐसे मैं बात करूं, पटवार में आ लिया, रीट में आ लिया आपके एक शब्द, कौन सा? क्षीर। अगर मैं तद्भव की बात करूं तो क्षीर का तद्भव क्या बन जाएगा? खीर। ये क्षीर खीर बन जाता है। आगे की बात करें, क्षीर दूध को भी बोल देते हैं वैसे हम लोग। आगे की बात करें, आपने एक शब्द सुना होगा अक्षी। शुद्ध है क्या अक्षी? जी, आप सब कह रहे हैं शुद्ध। बड़ी मात्रा नहीं होती क्या अक्षी में? जी, कई लगभग कहेंगे नहीं, लेकिन मैं कह देती हूँ, मैंने तो देखा है अक्षी में की मात्रा बड़ी। जैसे आप शब्द पढ़ते हैं मीनाक्षी, मीन जैसी आंखों वाली, आपने अगर नहीं पढ़ा, और अगर आप देखेंगे मीनाक्षी में की मात्रा आपको बड़ी ही मिलेगी। मीन धन अक्षी होता है, तो आपका ध्यान जाएगा। बस यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएं, उन हर चीजों को अगर एक साथ पर क्लियर करते हुए चले जाओगे तो आगे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। धीरे धीरे अपने आप भाषा पर आपका अधिकार होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल ये भी होता है अक्षी और ये भी शुद्ध ही है। फिर समस्या फिर ये, तो इस समय तो शब्द युग्म आपके सिलेबस के अंतर्गत है नहीं, ये अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान होना तो जरूरी है ही चीजों में। तो अगर हम बात करें, इस अक्षी का अर्थ तो क्या हो जाता है? आंख। जी, इस अक्षी का अर्थ तो आंख ही है। और बात करूं इस अक्षी का, इसका अर्थ होता है आंखों वाली। जी, तो जिसमें बड़ी मात्रा है उस अक्षी का अर्थ क्या हुआ? आंखों वाली। और जो छोटी मात्रा वाला अक्षी है उसका अर्थ क्या है? आंख। तो शब्द युग्म में आप इस चीज को क्या रखेंगे? क्लियर रखेंगे। तो अक्षी वाला पार्ट इसमें आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं बात कर रही थी सेकंड, इसमें संयुक्त व्यंजन में त्रय है। त्रय किस में बदलता है? तय में। जैसे एक तो क्षेत्र वाला रूपी आ गया, त्रय तय में बदला। ऐसे ही बात करूं, जैसे रात्रि, आपने देखा होगा रात्रि से रात बन जाता है उसके अंतर्गत। और मैं कहूं नेत्र वगैरह, तो नेत्र वगैरह तत्सम ही है, उनका कोई भी तद्भव रूप नहीं है। बात करूं ज्ञ, मैं आपको बता दूं ये जो ज्ञ है ये लगभग तद्भव में, लगभग किस में परिवर्तित आपको मिलेगा? जय में। ये जय के अंतर्गत क्या हो जाता है? परिवर्त। जय जहाज वाला जय है, मैंने बोल दिया है। त्रय तख्ती वाले तय में, अगर नजर थोड़ा मैंने छोटा लिखा नहीं भी ध्यान आपको नजर आ रहा है तो मैंने बता दिया त्रय तय में, और ज्ञ ज्ञानी वाला ज्ञ जय जहाज वाले जय में लगभग परिवर्तित होता है। आपने बहुत बार सुना होगा ज्ञान अज्ञान वगैरह के लिए जान वगैरह शब्द, तो वो यहीं से ही होते हैं। आया नहीं है, अज्ञात वगैरह जैसे आप शब्द पढ़ते हैं वो यहीं पर है। श्रेय बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होता है। आप लोगों ने शब्द सुना होगा श्रवण, श्रवण का सुनना वहां पर बन जाता है। लेकिन शब्द सुने हो श्रम, परिश्रम, इनका कोई तद्भव नहीं है। ये हमेशा किस में ही यूज होते हैं? तत्सम के अंतर्गत ही यूज होते हैं। अगर मैं बात करूं, कुछ समय पहले ही आप पढ़ रहे थे क्या? शमश्रु, अश्रु, स्वश्रु, आप देखें तो वहां भी लास्ट में आपको क्या नजर आ रहा था? श्रेय। श्रेय आते समझ जाएंगे तत्सम है। हालांकि ये सही है, सलगम वाला शय भी 80% तत्सम में ही यूज होता है, सिर्फ 80%। सलगम वाला शय तत्सम में आपको मिलेगा। कैसे वो चीज तो मैं आपको उदाहरण में बताऊंगी, आगे जब हम पढ़ेंगे उसमें और पहचान के साथ तब वो चीज आएगी। लेकिन यहाँ श्रेय वाली बात पर एक चीज करनी बहुत ही जरूरी है, जो आपको अपवाद के अंतर्गत मिल सकता है। क्या? ये आप विशेष तौर से ध्यान रखना। शाप, श्राप, ये दो इसके अंतर्गत शब्द आपको मिल सकते हैं। हो सकता है आपको भविष्य में श्राप शब्द मिल जाए। श्राप देखते ही आपको ध्यान आएगा श्रेय है, मैडम ने बताया था ना तत्सम है। लेकिन आप ध्यान रखें, मैं कह रही हूं 99%
इन शब्दों का प्रयोग किसके अंतर्गत किया जाएगा? तत्सम के अंतर्गत। तो 99% ही है ये चीज। तो इसका मतलब ये जो श्रेय है ये तत्सम नहीं है, यहाँ पर इसमें श्राप में ये तद्भव है। तत्सम कौन सा है इसमें? शाप। ये शाप वाला रूप जो है वो है तत्सम और श्राप क्या है? तद्भव। तो इसीलिए हम 99% की बात कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और ऐसा कोई भी शब्द आपको आएगा तो आप तुरंत उसको चुन ले और आपको पता रह जाए कि अच्छा है तो श्रेय ही, उसके बाद भी ये तद्भव के अंतर्गत है। दूसरी बात, शब्द शुद्धि में पूछे तो आपको शाप को ही शब्द शुद्धि में क्या करना है? पहले क्लियर करना है। शाप शुद्ध क्यों? तो आप आगे व्याकरण पढ़ेंगे, इसका आंसर आपको आगे जब व्याकरण आप पढ़ेंगे पूरी तो उसके अंतर्गत जो पढ़ेंगे संधि वगैरह उसके अंतर्गत मैं इसका आपको आंसर दूंगी। तो आप ये ध्यान रखना, शाप तत्सम है और श्राप शब्द क्या हो गया है? तद्भव हो गया है। तो इसमें श्रेय होते हुए भी ये तद्भव ही है। जबकि मैंने बात की श्रम, परिश्रम, ये सिर्फ तत्सम शब्द हैं। इनके श्रेय होते हुए भी क्या नहीं बना है? यहाँ पर तद्भव रूप नहीं बना। श्रवण से बन जाता है, श्रवण से हम क्या कर लेते हैं? सुनना। इवन आपने पढ़ा होगा ना श्रवण कौशल, और श्रवण से ही क्या बनता है? शब्द सुनना। तो श्रेय आते ही समझ जाओ कि कौन सा है? तत्सम रूप है। वैसे सलेट वाला जो श्रेय है वो आपको तद्भव के अंतर्गत लिखा हुआ मिल जाएगा इसके अंतर्गत जी। तो इतनी बात तो अपनी हो गई। तो मैंने कुछ पहचान आपको यहाँ पर बता दी है, कुछ पहचान अभी और बाकी हैं जो हम अपनी अगली कक्षा के अंतर्गत उसे क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो मिलते हैं जल्दी अपनी अगली कक्षा के साथ, जहाँ पर हम इसकी आगे की पहचान से इसकी शुरुआत करेंगे। तब तक आप सब जहाँ हैं खुश रहिए। इसी दुआ के साथ राम राम सा।